नमस्कार। कक्षा 10 में मनु भंडारी द्वारा लिखा गया पाठ आत्मकथा एक कहानी यह भी हम पढ़ रहे थे। आज की अतिथि का विषय ये पृष्ठ मेरी पुस्तक में दूसरा है, पुरानी किताब है, आपकी किताब में अलग हो सकता है, तो पृष्ठ नहीं बता रहा हूं मैं। 5 भाई बहनों, इसके बाद यहां से लेकर के आक्रांत रहता था, यहां तक का भाग मैं पहले आदर्श वाचन कर रहा हूं। आपको जो निर्देश आदर्श वाचन के संदर्भ में बार बार देता हूं, आज भी वही निर्देश है, लेकिन आज मैं बोल लेगा। तो प्रस्तुत है आदर्श वाचन। 5 भाई बहनों में सबसे छोटी मैं, सबसे बड़ी बहन की शादी के समय मैं शायद 7 साल की थी और उसकी एक धुंधली सी याद मेरे मन में है। लेकिन अपने से 2 साल बड़ी बहन सुशीला और मैंने घर के बड़े से आंगन में बचपन के सारे खेल खेले। सतोलिया, लंगड़ी टांग, पकड़म पकड़ाई, काली टीलो, तो कमरों में गुड्डे गुड़ियों के ब्याह भी रचाए। पास पड़ोस की सहेलियों के साथ यूं खेलने को हमने भाइयों के साथ गिल्ली डंडा भी खेला और पतंगे उड़ाई। कांच पीसकर माजा सूतने का काम भी किया। लेकिन उनकी गतिविधियों का दायरा घर के बाहर ही अधिक रहता था और हमारी सीमा थी घर। हाँ, इतना जरूर था कि उस जमाने में घर की दीवारें घर तक ही समाप्त नहीं हो जाती थीं, बल्कि पूरे मोहल्ले तक फैली रहती थी। इसलिए मोहल्ले के किसी भी घर में बाहर जाने पर कोई पाबंदी नहीं थी, बल्कि कुछ घर तो परिवार का हिस्सा ही थे। आज तो मुझे बड़ी शिद्दत के साथ यह महसूस होता है कि अपनी जिंदगी खुद जीने के इस आधुनिक दबाव ने महानगरों के फ्लैट में रहने वालों को हमारे इस परंपरागत पड़ोस कल्चर से विच्छिन्न करके हमें कितना संकुचित, असहाय और असुरक्षित बना दिया है। मेरी कम से कम 1 दर्जन आरंभिक कहानियों के पात्र इसी मोहल्ले के हैं, जहां मैंने अपनी किशोरावस्था गुजार अपनी युवावस्था का आरंभ किया था। 1-2 को छोड़कर इनमें से कोई भी पात्र मेरे परिवार का नहीं है। बस इनको देखते सुनते इनके बीच ही में मैं बड़ी हुई थी। लेकिन इनकी छाप मेरे मन पर कितनी गहरी थी, इस बात का एहसास तो मुझे कहानियां लिखते समय हुआ। इतने वर्षों के अंतराल में भी उनकी भाव भंगिमा, भाषा को किसी भी को धुंधला नहीं किया था और बिना किसी विशेष प्रयास के बड़े सहज भाव से उतरते चले गए थे। उसी समय के दास साहब अपने व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति के लिए अनुकूल परिस्थितियां पाते ही महाभोज में इतने वर्षों बाद कैसे एकाएक जीवित हो उठे, यह मेरे अपने लिए भी आश्चर्य का विषय था, एक सुखद आश्चर्य। उस समय तक हमारे परिवार में सुशीला के विवाह के लिए अनिवार्य योग्यता थी। उस समय तक हमारे परिवार में लड़की के विवाह के लिए अनिवार्य योग्यता थी उम्र के 16 वर्ष और शिक्षा में मैट्रिक। सन 44 में सुशीला ने यह योग्यता प्राप्त की और शादी करके कलकत्ता चली गई। दोनों बड़े भाई भी आगे पढ़ाई के लिए बाहर चले गए। इन लोगों की छत्र छाया के हटते ही पहली बार मुझे नए सिरे से अपने वजूद का एहसास हुआ। पिताजी का ध्यान भी पहली बार मुझ पर केंद्रित हुआ। लड़कियों को जिस उम्र में स्कूली शिक्षा के साथ साथ सुघड़ गृहिणी और कुशल पाक शास्त्री बनाने के लिए नुस्खे जुटाए जाते थे, पिताजी का आग्रह रहता था कि मैं रसोई से दूर रहूं।
रसोई को वो भटियार खाना कहते थे और उनके हिसाब से वहां रहना अपनी क्षमता और प्रतिभा को भट्टी में झोंकना था। घर में आए दिन विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के जमावड़े होते थे, जिसमें कांग्रेस, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी, आरएसएस के लोग आते थे और जमकर बहसें होती थी। बहस करना पिताजी का प्रिय सगल था। चाय पानी या नाश्ता देने जाती तो पिताजी मुझे भी वहीं बैठने को कहते। वे चाहते थे कि मैं भी वहीं बैठूं, सुनूं और जानूं कि देश के चारों ओर क्या कुछ हो रहा है। देश में भी इतना कुछ रहा था। सन 42 के आंदोलन के बाद से तो सारा देश जैसे खौल रहा था, लेकिन विभिन्न राजनीतिक पार्टियों की नीतियों और उनके आपसी विरोध या मतभेद की तो मुझे दूर दूर तक समझ नहीं थी। हाँ, क्रांतिकारी और देशभक्त शहीदों के रोमानी आकर्षण, उनकी कुर्बानियों से जरूर मन आक्रांत रहता था। तो ये आदर्श वाचन था। देखिए, 5 भाई बहन, तो विशेषण और विशेष्य विशेषण विशेष्य विशेष्य में संज्ञा सर्वनाम में से कुछ भी हो सकता है। तो देखिए, 5 भाई, 5 शब्द जो है ये विशेषण है। और भाई शब्द, भाई बहन, ये संज्ञा होगा, संख्यावाची विशेषण। तो 5 भाई बहनों में सबसे छोटी मैं। अभी देखिए, मैं शब्द सर्वनाम है। भाई बहन, मैं, छोटी। तो 5 भाई बहनों में सबसे छोटी मैं और सबसे बड़ी बहन की शादी के समय मैं शायद 7 साल की थी। अपनी देखिए, बड़ी बहन, ये गुणवाचक है। तो 5 भाई बहन थे लेखिका के, उनमें सबसे छोटी लेखिका थी और मैं कहा, मैं सर्वनाम है, पुरुषवाचक सर्वनाम है। और सबसे बड़ी बहन थी इनकी, वो शादी के समय 7 साल की थी। देखिए, 7 साल, साल संज्ञा है 7, ये भी संख्यावाची होगा। तो 7 साल की सबसे बड़ी बहन थी और उनकी एक धुंधली सी याद आ रही है लेखिका के मन में। लेकिन अपने से 2 साल बड़ी बहन सुशीला, अब देखिए, दो संख्यावाची विशेषण है और साल विशेष है। 2 साल बड़ी बहन सुशीला और मैंने
घर के बड़े से आंगन में बचपन के सारे खेल, बचपन में जो जो खेल इन्होंने खेले थे उन खेलों का नाम इन्होंने यहां पर दिया है। कौन कौन से खेल हैं वो देखिए, सतोलिया, लंगड़ी टांग, पकड़म पकड़ाई, काली टीलो, कमरे के भीतर और कमरे के भीतर गुड्डे गुड़ी, पास पड़ोस जो है ये सामासिक शब्द है, पास और पड़ोस, पास पड़ोस, द्वंद्व। तो पास पड़ोस की सहेलियों के साथ खेलती थी ये। कौन कौन से खेल खेले? सतोलिया, लंगड़ी टांग, पकड़म पकड़ाई, काली टीलो। और कमरे के भीतर क्या खेला? कमरे के भीतर गुड्डे गुड़ी के ब्याह रचाए। किसके साथ खेल रहे थे? पास पड़ोस की सहेलियों के साथ। यो खेलने में हमने भाइयों के साथ गिल्ली डंडा भी खेला। गिल्ली डंडा भी समासिक शब्द है, गिल्ली और डंडा द्वंद्व समास होगा। तो भाइयों के साथ भी खेला, लेकिन भाइयों के साथ गिल्ली डंडा भी खेला और पतंग उड़ाने, कांच पीसकर माजा सूतने का काम भी किया। तो पतंग उड़ाने के लिए कांच पीस करके, बारीक पीस करके उसको माजा बनाया जाता है, उससे धागे पर उसको रगड़ा जाता है, ये काम भी इन्होंने किया। यो खेलने के लिए हमने भाइयों के साथ गिल्ली डंडा भी खेला और पतंगे उड़ाने, कांच पीसकर माजा सूतने का काम भी किया। लेकिन उनकी गतिविधियों का दायरा घर के बाहर ही अधिक रहता था। तो देखिए, उनकी गतिविधियों का दायरा घर के बाहर अधिक रहता था। कहां, प्रश्न किया हमने, कहां अधिक रहता था? कहां रहता था? उत्तर मिला बाहर, घर के बाहर। तो ये क्रिया विशेषण है और ये स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। हाँ, इतना जरूर था कि उस जमाने में घर की सीमा घर तक ही समाप्त नहीं हो जाती थी, बल्कि पूरे मोहल्ले तक फैली रहती थी। तो अपने भाइयों के बारे में बताते हुए कह रहे हैं कि जो भाई खेलते थे वो घर के बाहर ज्यादा खेलते थे और ये लोग घर में ही खेलती थी। लेकिन कह रही घर उन दिनों जो है पूरे मोहल्ले तक रहता था। ऐसा नहीं आज का कि अपना घर का मतलब घर, और वो भी संयुक्त परिवार हो, तो भाई बहन बंधु बांधव का परिवार रह रहा हो तो अपना कमरा ही घर हो गया, ऐसा नहीं। उन दिनों घर का मतलब पूरा मोहल्ला रहता था। इसलिए मोहल्ले के किसी भी घर में जाने पर कोई पाबंदी नहीं थी। पाबंदी उर्दू भाषा का शब्द है, पाबंदी। पाबंदी मतलब मनाही, कोई निषेध नहीं था, कोई मनाही नहीं थी। यानी पूरे घर के मोहल्ले में किसी के घर भी जाया जा सकता था। बल्कि कुछ तो ऐसे भी घर थे जो अपने परिवार का हिस्सा थे। आज तो मुझे बड़ी शिद्दत के साथ यह महसूस होता है कि अपनी जिंदगी खुद जीने के आधुनिक दबाव ने महानगरों के फ्लैट में रहने वालों को हमारे परंपरागत पड़ोस कल्चर से विच्छिन्न कर दिया है। तो लेखिका कह रही बड़ी शिद्दत के साथ, मतलब बड़ी तीव्रता के साथ मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि आज जो आधुनिक युग में फ्लैट कल्चर में रहने वाले लोग हैं, ऐसे लोग जो फ्लैटों में रह रहे हैं, उन्हें हमारे परंपरागत पड़ोस कल्चर, यानी हमारी परंपरा से जो चला आ रहा है पड़ोस कल्चर। देखिए, इसमें पड़ोस शब्द जो है हिंदी का है और कल्चर अंग्रेजी का है। दोनों को एक साथ लेखिका ने इतनी सुंदरता से मिलाया हुआ है कि बिल्कुल खटक नहीं रहा है,
दो भाषा के शब्दों को मिला करके समासिक शब्द बना दिया और बिल्कुल नहीं खटक रहा है। तो पड़ोस कल्चर मतलब पड़ोस की संस्कृति, तत्पुरुष समास है। तो परंपरागत पड़ोस कल्चर से विच्छिन्न करके कितना संकुचित और कितना असहाय और असुरक्षित बना दिया है। तो लोग जो पड़ोस कल्चर में रह रहे हैं, आधुनिक दबाव। अब आधुनिक दबाव क्या है? आधुनिक दबाव है, आज का दबाव यह है कि अधिक से अधिक काम करना, अधिक से अधिक पैसा कमाना, अधिक से अधिक नाम कमाना, अपने से मतलब नहीं, दुनिया में भागते रहो, दौड़ते रहो, भागते रहो, अपने आप को दिखाते रहो कि मैं महान हूँ, मैं पैसे वाला हूँ, मैं समृद्ध हूँ, और इसी में लगे रहो, किसी भी प्रकार की सुख शांति नहीं। तो ये आधुनिक दबाव है। और इस दबाव के चलते जो महानगरों में, मेट्रोपॉलिटन सिटीज में रह रहे हैं, उन्हें पड़ोस कल्चर से विच्छिन्न कर दिया, अलग कर दिया। और कैसा पड़ोस कल्चर? जो परंपरा से चला आ रहा था। वो पड़ोस कल्चर क्या था कि समय पर सबका साथ देना, सबके सुख में सुखी होना, दुख में दुखी होना और एक दूसरे की सहायता करना, ये पड़ोस कल्चर था। आज क्या हुआ, महानगरों में जो रहने वाले लोग हैं, बगल में किसी की मृत्यु हो गई है तो बगल वाले फ्लैट के लोगों को बिल्कुल पता नहीं रहता हुआ क्या, और अपने में खोए रहते हैं। इस पर मैं एक कविता मुझे स्मरण आ रही है, वो कविता बड़ी सुंदर थी, जो पड़ोस कल्चर पर आज लागू हो सकती है। तो क्या है, आज के पड़ोस कल्चर पर, जो आज की स्थिति है, जो महानगरों में रहने वाले लोग हैं, उनके पड़ोस कल्चर पर लागू होती है। तो क्या है कविता, ध्यान से सुनिए। सड़क के किनारे पेड़ खड़े हैं, अपने में तने हैं। हवा का झोंका आता है, एक पेड़ को हिलाता है, ऐंचता है, मरोड़ता है, तोड़कर गिरा देता है। दूसरा पेड़ कहता है ये मेरे को थोड़ी कुछ कर रहा। फिर हवा का झोंका आगे बढ़ता है, आगे बढ़ करके दूसरे पेड़ को हिलाता है, मरोड़ता है, ऐंचता है, तोड़कर गिरा देता है। उसके बगल में खड़ा पेड़ सोचता है मुझ पर कोई असर थोड़ी पड़ रहा है। फिर हवा का झोंका आगे बढ़ता है और दूसरे पेड़ को हिलाता है, मरोड़ता है, ऐंचता है, तोड़कर गिरा देता है, और उसके बगल में खड़ा पेड़ कहता है कि मेरे को क्या कर रहा है, मुझे तो कुछ कर ही नहीं रहा। तो ये पड़ोस कल्चर के लोग, जो आज का पड़ोस कल्चर है, वर्तमान समय का पड़ोस कल्चर है, कुछ ऐसा ही महानगरों का जो पड़ोस कल्चर है, कुछ इसी तरह से है। और जो हमारे परंपरागत पड़ोस कल्चर की जो सुंदरता थी, उससे महानगरों में रहने वाले लोगों को आज के पड़ोस कल्चर ने क्या कर दिया है, विच्छिन्न कर दिया है, अलग कर दिया है। और इस कारण से आज का आदमी असहाय हो गया है, संकुचित हो गया है, डरा रहता है, किसी की सहायता नहीं करना चाहता, किसी से सहायता नहीं लेना चाहता। और बच्चों की स्थिति तो ये हो गई है कि वो बच्चे, पहले तो पूरा मोहल्ला घर रहता था, अब अपना कमरा घर हो गया, टीवी हो गई, इंटरनेट हो गया, इसी में डूबे हुए और इसी को सब कुछ समझते हैं, इसलिए वो हृदयहीन होते जा रहे हैं। तो आज जो हमें इस पाठ से हमें जो संदेश मिलता है, जो शिक्षा मिलती है, वह यह है कि हमें पुनः एक बार अपने परंपरागत पड़ोस कल्चर की ओर लौटना चाहिए, और लौटना ही होगा। देखिए, कोविड-19 के प्रकोप ने भी अब क्या किया, लोगों को चलो गांव की ओर, कब से नारे लग रहे थे गांव की ओर चलो, नहीं जा रहे थे लोग, लेकिन अब गांव की ओर जाना पड़ा है, और सुंदर पड़ोस कल्चर वहां पर आपका इंतजार कर रहा है। तो मेरी कम से कम 1 दर्जन आरंभिक कहानियों के पात्र इसी मोहल्ले के हैं, जहां मैंने अपनी किशोरावस्था गुजार अपनी युवावस्था का प्रारंभ किया था। लेखिका कह रही, जहां पर मैंने अपनी किशोरावस्था गुजारी, युवावस्था जहां शुरू की, वहीं के 1 दर्जन कहानियों के पात्र उसी के हैं, और 1-2 को छोड़ करके उसमें कोई भी लेखिका के परिवार का नहीं है। बस इनको देखते सुनते इनके बीच ही मैं पड़ी हुई, लेकिन इनकी छाप मेरे मन पर कितनी गहरी थी, इस बात का एहसास तो मुझे कहानियां लिखते समय हुआ। इतने वर्षों के अंतराल में भी उनकी भाव भंगिमा, चेहरे के भावों की मुद्रा,
भावों की मुद्रा तत्पुरुष समास है वो आज तक नहीं बदली, उनकी भाषा धुंधली नहीं पड़ी और बिना किसी विशेष प्रयास के बड़े साहस से वे कहानियों में उतरते चले गए। उसी समय के दास साहब अपने व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति के लिए अनुकूल परिस्थितियां पाते ही, महाभोज भी तत्पुरुष समास है, कर्मधारय समास है, महाभोज में इतने वर्षों बाद एकाएक जीवित हो उठे, यह मेरे लिए लेखिका कहती सुखद आश्चर्य की बात है। जब वो महाभोज उपन्यास लिख रही थी उस समय उसने एक पात्र दास साहब रखा, जो दास साहब उसके पड़ोस के ही थे, और इस उपन्यास में वे सहज रूप से उसी तरह प्रकार से पुनः जीवित हो उठे। उस समय तक हमारे परिवार में लड़कियों के विवाह के लिए अनिवार्य योग्यता थी उम्र में 16 वर्ष। अब ये 16 वर्ष समास विशेषण विशेष है, वर्ष विशेष हो जाएगा और ये संज्ञा है 16 संख्या होती। 16 वर्ष में विवाह की योग्यता थी, अनिवार्य योग्यता किसी लड़की की उम्र 16 वर्ष हो जाए या उसने 10th पास कर लिया हो। सन 44 में सुशीला ने यह योग्यता प्राप्त की और शादी करके कलकत्ता चली गई। दोनों बड़े भाई आगे की पढ़ाई के लिए बाहर चले गए। देखिए दोनों बड़े भाई बाहर चले गए। कहां चले गए? उत्तर बाहर। यह भी स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। इन लोगों की छत्र छाया के हटते ही, छत्र छाया सामासिक शब्द है, तत्पुरुष समास है। छत्र छाया छाते की छाया यानी इनका आश्रय हटते ही पहली बार मुझे नए सिरे से अपने वजूद उर्दू भाषा का शब्द है, वजूद मतलब अस्तित्व, एहसास, अपने वजूद का एहसास हुआ। अनुभव। तो लेखिका को पहली बार अपने व्यक्तित्व का, अब तक सबसे छोटी थी, उसको लगता ही नहीं था कि उसका भी कोई अपना व्यक्तित्व है। पहली बार उसे अपने व्यक्तित्व का एहसास हुआ। पिताजी का ध्यान मुझ पर केंद्रित हुआ। केंद्र मूल शब्द है, इत प्रत्यय है, केंद्रित। लड़कियों को जिस उम्र में स्कूली शिक्षा के साथ साथ सुघड़ मतलब सुंदर और गढ़ी हुई यानी सुंदर सुशील, गृहिणी और कुशल पाक शास्त्री भी समासिक शब्द है। पाक शास्त्री तत्पुरुष समास होगा, यानी पाक भोजन निर्माण कला में निपुण। पाक शास्त्री बनाने के नुस्खे जुटाए जाते थे। लोग अपनी बच्चियों को सिखाते थे किस प्रकार से भोजन बनाने के अच्छे अच्छे गुण सीखे, सुंदर सुशील गृहिणी बनने की कला सीखे। ऐसे नुस्खे प्रयोग जुटाए जाते थे। पिताजी का आग्रह था कि मैं रसोई से दूर रहूं। रसोई से ऐसे ही देखिए, इनके पिताजी उस कालखंड में, अंग्रेजों के समय की बात है, आजादी से पहले की बात है, अपनी लड़कियों तक को अंधविश्वासों से दूर रखते थे और वो सोचते थे कि रसोई घर से अपनी बेटियों को दूर रखें। क्योंकि इसके लिए देखिए क्या कहते हैं, रसोई को वो भटियार खाना कहते थे। भटियार खाना जहां भाड़ भूजा जाता है, जहां चावल, मक्का, चना इन सबको भुना जाता है, उसे भटियार खाना कहते हैं। भट्टी होती है, उसमें कढ़ाई होती है और उस कढ़ाई में क्या करते हैं, बालू रखे रहेंगे, नीचे से ईंधन डालेंगे। अब वो बालू गर्म होता है, उसमें जब कोई चीज डाला गया, चावल डाला गया तो भून करके लाई जैसा हो गया, चना डाला गया तो भून गया, तो उसे भटियार खाना कहते हैं। तो
रसोई को वो भटिया खाना कहते थे और उनके हिसाब से वहां रहना अपनी क्षमता प्रतिभा को भट्टी में झोंकना है। क्षमता को यानी शक्ति को, प्रतिभा यानी बुद्धि को, प्रज्ञा को भट्टी में झोंकना है, क्योंकि वहां पर भट्टी के नीचे बैठा हुआ आदमी जो भी रहता है वो खाली इधर ही झोंकता रहता, तो उसका और कोई काम नहीं। घर में आए दिन विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के जमावड़े होते थे। कांग्रेस के लोग, सोशलिस्ट पार्टी के लोग, कम्युनिस्ट पार्टी के लोग, आरएसएस संघ के लोग सब आते थे, जमकर बहसें होती थी। पिताजी का बहस करना पिताजी का प्रिय सगल था, यानी प्रिय शौक था। और चाय पानी लेकर के जब लेखिका जाती थी तो वो पिताजी चाहते थे कि वहीं बैठे और वो जाने कि देश के चारों ओर क्या हो रहा है। और उस समय कहती है देश में बहुत कुछ हो रहा है। 1942 के आंदोलन, 1942 में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? अंग्रेजों भारत छोड़ो, करो या मरो, डू एंड डाई, डू और डाई। तो 42 के आंदोलन के बाद सारा देश खोल रहा था, लेकिन विभिन्न राजनीतिक पार्टियों की नीतियां, उनके आपसी विरोध, मतभेद, विभिन्न राजनीतिक पार्टियां जो बनती हैं, पार्टियां वो किसी न किसी विचारधारा को लेकर बनती हैं और इनके आपस के जो मतभेद थे उसके बारे में और इनकी विचारधारा के बारे में लेखिका को कोई जानकारी नहीं थी। लेकिन वो कहती है मुझे इतनी चीज समझ थी कि क्रांतिकारी और देशभक्त, देशभक्त में भी तत्पुरुष समास है, देश की भक्ति और उसका रोमानी आकर्षण। अब देखिए एक शब्द है रोमानी। अब ये रोमानी शब्द जो है इसी से अंग्रेजी में रोमांटिक शब्द बना, रोमांस, इसी से उर्दू भाषा में रोमांस और अंग्रेजी में रोमांस बना। लेकिन रोमानी शब्द उर्दू भाषा का है। हमारे यहाँ रोम छिद्रों में आंच आनी, तो रोम छिद्रों में आंच कब कब आती है? हर्ष, विस्मय, क्रोध, काम, इन स्थितियों में क्या होता है? रोम छिद्र तन जाते हैं। तो उन्हीं को जो है इन्होंने रोमानी आकर्षण कहा है। और इस रोमानी आकर्षण मतलब देशभक्तों के बारे में, क्रांतिकारियों के बारे में उन दिनों कोई युवा या बच्चा सुनता था तो उसके शरीर के रोए खड़े हो जाते थे और उनके बलिदान की कहानियां सुन करके, गाथा को सुन करके वो आक्रांत रहते थे, कुछ भयभीत हो जाते थे। उन्हें लगता था कि इन लोगों ने हमारे लिए इतना बड़ा बलिदान किया है। आज के लिए सिर्फ इतना ही। इसमें आपको पूरा बोर्डवर्क करना है और क्रिया विशेषण के काम, विशेष से विशेषण और तत्पुरुष समास, इधर विदेशी भाषा के शब्दों को भी इनको नोट करना है। गृह कार्य में आगे दूंगा। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।